Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. May 25 के आईडीटी के एमसीक्यूज का ये बहुत ही क्रिस्प एंड टू द पॉइंट डिस्कशन रहेगा। सर पहले क्यों नहीं अपलोड किया आपने? मे 25 होते ही पेपर होते ही क्यों नहीं अपलोड किया? देखो सिंपल सी बात है, आपका वॉट एवर आई ऑलवेज से कि मैं इमीडिएट डिस्कशन नहीं प्रेफर करता, और आंसर्स बताने पे अगर कई सिली मिस्टेक्स हो जाती है, आपकी शायद नहीं हुई होंगी, दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर एक भी बच्चे की हो जाती है तो आई थिंक वो मेरी गलत रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्शन ऑन माई पार्ट, क्योंकि जो हो गया सो हो गया ना, अब उसके बारे में कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पेपर्स खत्म हो चुके, 18 को यू आर नाउ फ्री, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज फॉलो इन ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, मैं कभी भी आपको बोलता हूँ कि आप प्लीज उस टाइम कोई भी सोल्यूशन मत चेक करना, आप कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस इट इन अ वेरी क्लियर कट मैनर। सर पेपर इजी था या मुश्किल था एमसीक्यूज का? सच बताऊं मैं आपको, पेपर आप लोगों के लिए भी इजी रहता अगर एक क्वेश्चन में उन्होंने गड़बड़ नहीं करी होती। जो मेजोरिटी बच्चे का मुझे व्यू आया कि सर एक क्वेश्चन में वो आंसर जो मैच नहीं हुआ है ना, देयर वाज वन क्वेश्चन, मैंने भी उसको सॉल्व किया, मेरा भी नहीं मैच हुआ, जो ऑलरेडी मुझे बच्चों ने बहुत सारे मैसेज कर दिया था कि ग्रेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखो वो तो अपने को नहीं पता, बट उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ बिकॉज वी स्टार्टेड रीचेकिंग एंड दैट क्रिएटेड टाइम पॉसिटी, क्योंकि उसकी वजह से आपका टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, वरना आप पेपर निकाल लेते एमसीक्यू का अच्छे से। ओके सी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। हार्ट एंड सोल प्राइवेट लिमिटेड incorporated a consignment of goods from France through sea. The value of consignment was 800 lakh. Total custom duty was 180. Company filed a bill of entry for home consumption. Goods got deteriorated after unloading and after examination. यहाँ पे सारा खेल बहुत बारी हमने इसको कवर किया था, हमने रिवीजन में भी टॉक्ड अबाउट इट। सेक्शन नंबर 22 के अंदर डैमेज हो रहा है वर्ड यूज या डिटोरिएटेड हो रहा है, उसके अंदर 3 क्लॉजेस है, ए बी और सी, और डिटोरिएटेड सिर्फ क्लॉज ए में रहता है, बी और सी में नहीं होता। एक और बात बताऊं, अगर ये डैमेज भी होता ना तब भी ये आफ्टर एग्जामिनेशन कवर नहीं होता है, और डिटोरिएटेड आफ्टर अनलोडिंग कवर नहीं होता है, वो बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग में रहता है क्लॉज नंबर ए में। तो यहाँ पे आपका अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी आपको नहीं करना था, यहाँ पे देयर वाज नो अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। तो अगर आपने इसमें जल्दबाजी में 180, मतलब ये 800 से 200 किया तो 180 को कॉरस्पॉन्डिंगली कम किया होता, तो दैट इज रॉन्ग हियर। वॉट एवर द ड्यूटीज ओरिजिनली पेबल विल बी द आंसर, दैट इज 180 lakhs। आगे आ जाओ, सीवीडी अंडर सेक्शन नंबर 9 शैल नॉट बी लेविड अनलेस, 3 कंडीशन आपके मटेरियल में है, एज इट इज आपको कोरिलेट करनी थी। सब्सिडी रिलेट्स टू द यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। सब्सिडी रिलेट्स टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल एक्सपोर्ट करके हमारे इंडिया में आएगा। एंड सब्सिडीज कन्फर्ड ऑन ऑल द पर्संस, ऑल नहीं, गिने चुने लोग, लिमिटेड पर्संस इज द वर्ड यूज्ड इन द मटेरियल। तो फर्स्ट एंड सेकंड वो करेक्ट है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें आपका ये वाला आंसर बनेगा। शायद इन्होंने अलग अलग कोड्स के अंदर ए बी भी बदला हुआ है ताकि चीटिंग ना हो, तो मैंने आपको मेन बता दिया है। अगला हो, राइज एंड प्रोग्रेस मेडिकेयर क्लिनिक इज अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोकेटेड इन चेन्नई. It provided following services to the patient: air ambulance service provided to transport critically ill patient from distant location to the hospital, and total fee was 80,000 exclusive of taxes. This is clear cut exempt. एयर एम्बुलेंस, एयर से कुछ नहीं फर्क पड़ता, एम्बुलेंस एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, चाहे हॉस्पिटल दे चाहे कोई और दे। एंड सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग जनरल वार्ड रूम हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 7500, 5000 से ऊपर है तो टैक्स हो जाता है, एक्सेप्ट इट इज आईसीयू और क्रिटिकल केयर वाले, तो वो आ रहा है क्या, देखो, पर डे टू द पेशेंट रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस एंड टोटल फी, नहीं क्रिटिकल केयर वगैरह नहीं है तो ये टैक्स हो जाएगा। 170 to 500, उन्होंने पूछा क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जीएसटी इंपैक्ट नहीं लेना है, कल को ये इंक्लूसिव होगा तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव, तो आंसर विल बी 170 to 500। अगला केस स्टडी भी ठीक था, प्रॉब्लम वो एक क्वेश्चन ने किया है जिसके वजह से लोग अटक गए हैं। चलो, MS Farsight, a proprietorship firm registered under GST in Chandigarh and deals in the variety of goods including electronic goods and repair maintenance, ठीक है। दिसंबर, हमेशा ध्यान देना है, हम कौन है, हम प्रोप्राइटरशिप फर्म है, हम रजिस्टर्ड है क्या, हम बिल्कुल रजिस्टर्ड है, और मंथ क्या है, दिसंबर, ठीक है। अब ये आपके सामने आउटवर्ड सप्लाईज दी है, बस इसको ज्यादा अभी डिटेल में एनालाइज मत करो क्योंकि मुझे क्वेश्चन देख के दोबारा एनालाइज करना पड़ेगा। दीज आर आउटवर्ड सप्लाईज, दीज आर इनवर्ड सप्लाईज, और उन्होंने मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, रिसीव्ड की, रेंट पेड की, लीगल फी पेड की, वाउचर्स इशू की। सो दिस इज इनवर्ड, बेसिक एनालिसिस ऐसे करना होता है ना, इनवर्ड और आउटवर्ड, एंड दिस इज
इशूड एंड ये है प्रोक्योर्ड, तो ये दोबारा आउटवर्ड है और ये दोबारा इनवर्ड है। सीधा सवाल पे आओ। अच्छा एक और है ये, रिसीव लॉन्ग टर्म लीज इंडस्ट्रियल प्लॉट, तो इसमें शायद एग्जेम्पशन वाला होगा, वी विल सी। बिलेटेड फाइलिंग हुई है जीएसटीआर 3B की फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 24 बाय 9 days। ओके, इसमें इंटरेस्ट होगा। जीएसटी ऑन ऑल सप्लाईज वाज 18% एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिसपे जीएसटी आपका 5%। ओके, इग्नोर द बाइफर्केशन, ठीक है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। नो ओपनिंग आईटीसी, इसका इंपैक्ट कहां आता है? अगर पूछते आईटीसी अवेलेबल में, तो इसमें कोई आईटीसी नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ठीक है। अब सीधा निकालते हैं टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। स्टार्ट करते हैं इसको आराम से। रिवर्स चार्ज मतलब मेरा ध्यान रहेगा इनवर्ड सप्लाईज पे। टीवी सेट, कहीं पे भी कोई इन आरसीएम का कंसेप्ट नहीं है। वॉशिंग मशीन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, देखो कैसे ब्रैकेट में इंट्रा लिख के कंफ्यूज कर रहे हैं। अनरजिस्टर्ड लिखा है तो इंटर इंट्रा का क्या मतलब? परचेज रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड से कर रहा हूं, इट मैटर्स। सेल, सॉरी परचेज, हाँ परचेज अगर आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से कर रहे हो तो इट मैटर्स कि रजिस्टर्ड से करोगे तो आईटीसी मिलेगा, लेकिन सेल जब कर रहे हो एंड इफ यू आर रजिस्टर्ड, डज नॉट मैटर इफ इट इज टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, यू आर गोइंग टू चार्ज टैक्स। यस, द रिपोर्टिंग में मैटर अंडर जीएसटीआर 1, दैट इज अ सेपरेट इशू। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू श्री लॉजिस्टिक्स अनरजिस्टर्ड जीटीए, मैं हूं रजिस्टर्ड, आई एम अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, सो दिस विल बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एट द रेट ऑफ 5%। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है मेरे से, वैल्यू पूछा है, जीएसटी नहीं पूछ रहे। तो पहला तो ये 1 लाख रुपए आएगा, जिसके ऊपर आई विल बी पेइंग 5,000। अगला क्या है, इट रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम एलएमएल लिमिटेड चंडीगढ़ अमाउंटिंग टू 50,000। एलएमएल लिमिटेड इज एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। सिक्योरिटी के केस में आरसीएम कब लगता है? व्हेन द सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रेसिपिएंट इज द रजिस्टर्ड पर्सन। Recipient is a registered person, but the supplier is not other than body corporate, it is a body corporate. So this will go under forward charge mechanism. But after forward charge mechanism, I come to know that the person itself is unregistered. So would he have charged the GST? No. FCM लगना चाहिए था, लेकिन FCM कब? जब वो registered हो। तो यहाँ पे GST का कोई impact नहीं आने वाला है। Rent of shop paid to municipal corporation, गवर्नमेंट अगर आपको रेंटिंग की सर्विस देती है, मैंने पे किया मतलब मैं टेनेंट हूं, आई एम द पर्सन पेइंग द रेंट, तो आरसीएम कब लगता है? व्हेन द पर्सन इज रजिस्टर्ड। ओके, सो हियर यस 50,000 विल बी कवर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 18% का इसके ऊपर लगेगा, मैं जस्ट निकाल के रख रहा हूं, आगे पीछे ये चीजें काम आएंगी। और क्या बोल रहे हैं, लीगल फी ऑफ 10,000 पेड टू मिस्टर प्रकाश, सीनियर एडवोकेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। लीगल सर्विस तो ठीक है, सीनियर एडवोकेट 3 जगह एग्जेम्पशन मिलता है, छोटी बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी और गवर्नमेंट। अब इसके अंदर मुझे, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई क्वेश्चन में पॉइंट मेरे से छूट गया हो जल्दी की रीडिंग में, बट आप इसमें देखना कि मुझे इस प्रोप्राइटरशिप फर्म का पिछले साल का टर्नओवर नहीं दिया है। तो छोटी बिजनेस एंटिटी, बड़ी बिजनेस एंटिटी, वो थोड़ा गेज करना मुझे मुश्किल गया। आई थिंक वो पॉइंट होना चाहिए था, बट ठीक है, नॉर्मल रीजनेबल एजम्पशन हम लेके इसको आरसीएम के अंदर लेके जा सकते हैं। इट विल बी अ बिग बिजनेस एंटिटी, हम इसको मान सकते हैं, रजिस्टर्ड भी है ही, तो आई थिंक वो पॉइंट आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम इसको इसके वजह से अटकेंगे नहीं, ये अटकने वाला पॉइंट नहीं था। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ये चला जाएगा 18% के, तो 10,000 1800। और क्या है सर, और वाउचर्स, ये तो आउटवर्ड है। इनवर्ड पे ध्यान देते हैं। FS procured old and used goods worth 5 lakh on which GST is payable on RCM, क्लियरली बता दिया, गुड्स RCM के अंदर कवर्ड है। ओल्ड एंड यूज गुड्स है ना, तो गवर्नमेंट वगैरह से खरीदे होंगे। तो गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25 December, सप्लायर इशूड द इनवॉइस ऑन 24 December, पेमेंट वाज डेबिटेड ऑन 31 December, ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड ऑन 1 Jan। Now you have to apply the RCM provisions for time of supply, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 आपको अप्लाई करना था। तो उसके हिसाब से वन ऑफ द डेट्स, इफ यू रिमेंबर, 3 डेट्स होती है पेमेंट वाली, जो हम इंटरनली 2 डेट्स में से अर्लियर देखते हैं, 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ डॉक्यूमेंट एंड योर रिसीट ऑफ द गुड्स। तो रिसीट अगर आप देखोगे तो 25 December है, 24 से आगे 30 दिन जनवरी में जाएंगे, इन दोनों में से अर्लियर दिसंबर बनेगा, तो 25 December इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर मेरे को पे करना पड़ेगा दिसंबर मंथ में ही, एंड दिस इज अंडर आरसीएम। दिसंबर का पूछ रहे हैं ना, तो दिस विल बी अंडर आरसीएम। कितना अमाउंट है? 5 लाख रुपीज। 5 लाख के ऊपर 18% का जाएगा, 90,000।
एक बार टोटल भी देख लें हम, ये कितना बन रहा है, आगे पीछे ये काम आ सकता है। 90, ठीक है चलो इसको हम देख लेंगे अगर पूछा तो। सो व्हाट इज दिस टोटल नाउ, ये टोटल कितना बन रहा है, 6,60,000 डायरेक्ट है, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है नेक्स्ट, एलिजिबल आईटीसी इग्नोरिंग द रिवर्सल ऑफ 4243 को मारो गोली, वो कह रहे आप सिंपल एलिजिबल आईटीसी निकालो। नाउ एलिजिबल आईटीसी विल इंक्लूड आरसीएम वाला आईटीसी ऑल्सो, जो आरसीएम के अंदर मैं पे कर रहा हूं बिकॉज दैट इज माई इनपुट टैक्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन इनवर्ट सप्लाईज अदर देन आरसीएम। Purchase of TV set from registered supplier. During unloading of the set TV, 5 LED TVs and 2 TVs valued to 2 lakh got completely damaged but supplier refused to replace. Damaged goods other block credit 2 लाख के ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा। 20 minus 2 18 lakhs के ऊपर 18% आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। This will come out to be 3,24,000 एक तो, और क्या है, परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, जीएसटी लगेगा ही नहीं, ये मैंने आरसीएम के अंदर कवर कर लिया, उसको मैं सीधा ऐड कर लूंगा। ये वाला कवर्ड है, ये वाला कवर्ड है, ये हो गया, लीगल फी कवर कर लिया है, वाउचर्स तो आउटवर्ड सप्लाई है, तो बस और क्या बचा, मुझे यही तो ऐड करना है। सो दिस प्लस दिस 90,000 प्लस 5,000 प्लस 9,000 प्लस 1,800 प्लस 3,24,000 कम्स अप टू बी 429,800। ये वाले में आपको डाउट आया होगा, बहुत बच्चों ने यहाँ पे, एक मेरे को आया था मैसेज कि सर हमने वो रिवर्स कैलकुलेशन किया था, मतलब जैसे वो 200 का यहाँ पे कट होता है ना, मतलब 800 यहाँ से कट हुआ तो 200 रहना चाहिए, वो इसके अंदर नहीं था। कई बच्चों ने इसको प्रॉपर कैलकुलेट किया। आप बेसिक कैश पेबल कैसे कैलकुलेट करोगे, सी हाउ विल यू पे द कैश, कैसे पे करोगे आप, जो भी आपका आउटवर्ड की लायबिलिटी है माइनस आईटीसी और प्लस आरसीएम की लायबिलिटी। आरसीएम की लायबिलिटी आपने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखी है, ठीक है, ये कितनी आ रही थी, 1,05,000 आ रही थी, इसमें से 324 1,05,800 आ रही थी। दिस वॉज कमिंग आउट टू बी 1,05,800। ठीक है, आईटीसी हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा था। आउटवर्ड सप्लाई में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या था। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर आप सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट के बच्चे हो और आप जस्ट देख रहे हो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका, एनालिसिस उतना ही करो जितना क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अभी तक मुझे आउटवर्ड सप्लाई का एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं था, तो मैंने अभी तक नहीं किया। आप पेपर में यहाँ पे एनालिसिस में मत जाना जब तक क्वेश्चन मेरे से बात नहीं करता, बिकॉज आई हैव सीन सम क्वेश्चंस इन विच इंफॉर्मेशन इज गिवन विच इज नॉट आस्क्ड। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स इन चंडीगढ़, out of the aforesaid supply, goods worth 1 lakh were not liable to GST. However, FS inadvertently charged GST on such goods and collected the same. So if you are charging something, you have to pay it to the government. इसके ऊपर सेक्शन 76 अलग से भी है जो मुझे शो कॉज नोटिस इंटरेस्ट की बातें बताता है। तो लगना 9 लाख पे चाहिए था, लेकिन मैंने 10 लाख पे कलेक्ट किया, तो मुझे 10 लाख का जो 18% है वो पे करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स टू रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन पंजाब, इसका 18% मुझे पे करना पड़ेगा। रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड, फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रजिस्टर्ड हूं, तो इसका 18% पे करना पड़ेगा। आप इसका मैंने बेसिक कैलकुलेशन किया था एक बार, 10 लाख प्लस 20 लाख, पर वो मैच नहीं हो रहा था किसी से। 35 लाख, उसके बाद एक और है आपका वाउचर, वो भी मेरा आउटवर्ड में आएगा ना, तो मैंने बेसिक इसकी कैटेगराइजेशन करके रखा था इनवर्ड या आउटवर्ड। FS issued voucher worth 2 lakh to its customers which were eligible to be redeemed against identifiable goods. Certain customers were issued voucher worth 5 lakh. Same can be redeemed against any supply of the goods till March 25. मुझे दिसंबर में मैंने 2 लाख रुपए जो रिसीव करे, I know which are the goods. I know which are the goods. तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई अभी ही फिक्स हो जाएगा। तो 2 लाख के ऊपर I need to pay tax in the December for December month. और जो ये 5 लाख है ना, ये अभी पता ही नहीं है किसके अगेंस्ट, तो इसका रिडेम्पशन का वेट करना पड़ेगा, जिस मंथ में रिडेम्पशन होगा उस टाइम पे करेंगे। सो इफ यू कैलकुलेट दीज 35 लाख प्लस 2 लाख, 35 लाख प्लस 2 लाख का 18%, दिस कम्स आउट टू बी 6,66,000 माइनस दिस 429,800 एंड प्लस दिस 105,800, तो वो 342, मतलब वो जो मैच नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट मैचिंग, ये कोई भी चारों ऑप्शन इसमें आ नहीं रहे। तो इसके वजह से आपका जो टाइम वेस्ट हुआ होगा पेपर में, दैट इज समथिंग दैट आई से इज रिस्पॉन्सिबल। विल वी गेट ग्रेस मार्क्स, आई डोंट नो। कई बच्चों ने यहाँ पे थोड़े तुक्केबाजी भी करी है, कईयों ने ए या कईयों ने बी,
ऐसा कुछ भी मार्क किया होगा। मैंने भी बहुत रफ कैलकुलेशन किया है इसको, मैंने जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैंने घर पे भी इसको 2 बार किया। क्योंकि क्या होता है जब ऐसा कोई पेपर आता है ना, मैं एक बार खुद घर पे सॉल्व करता हूँ टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल। ओके, सो ये घर पे भी मेरा नहीं निकला कोई भी, एंड अभी भी हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर नहीं बन रहा था। ठीक है, ऐसे टाइम पे अगर आगे आपके कोई ऐसा एक्सपीरियंस आता है ना, तो आप एक बार और रीचेक कर लो, बट दिमाग में बिठा लो कि एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आईसीएबी गलत क्वेश्चन पेपर दे, तो वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। अगर ये क्वेश्चन सही भी होता और आपका आंसर नहीं निकल रहा है, आप 10-15 मिनट मत लगाओ, क्योंकि हो सकता है अगले पार्ट्स बहुत इजी है दैट यू नीड टू सॉल्व एंड यू कैन सॉल्व। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी इनएडवर्टेंटली चार्ज कलेक्टेड ऑन द गुड्स इन डिसंबर अज्यूमिंग इट डज नॉट डिपॉजिट द सेम। अगर आपने कलेक्टेड जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं जमा किया तो शो कॉज नोटिस कभी भी आ सकता है और उसका ऑर्डर विद इन 1 ईयर आता है। नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट टू इशू द नोटिस। Which of the following statement is correct with respect to the interest liability for the month of December 24? अब ये December 24 का इन्होंने कुछ दिया ना, मैंने लेट फाइलिंग करी है। एक सेकेंड ना, Which of the following statement for the month of December 24? इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है फॉर द मंथ ऑफ December 24, और यहाँ पे फाइलिंग की जो इंटरेस्ट के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर बोला है। ओके, ये भी थोड़ा सा मुझे, हाँ ये भी मुझे लगा था जब मैं सॉल्व कर रहा था। आई एम रीडिंग इट अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ December 24? और इन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो नवंबर वाले की करी है ना। ठीक है, हम इसको अभी इसी के लिए निकाल लेते हैं। 3B की लेट फाइलिंग करी 9 डेज से, 3,80,000 की लायबिलिटी थी, तो इस पे तो कुछ नहीं करना था। 380 इंटू 18% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 365, अनलेस द क्वेश्चन सेज 366, वो कहीं पे नहीं बोला है। दिस विल कम आउट टू बी 1686। यू नो द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ, मिसलेनियस चैप्टर में कराया जाता है, so that is normal rounding of 1687. okay, so whenever you are paying to the government, rounding off happens. invoices पे rounding off नहीं होती, ये आगे के लिए ध्यान रखना। this will be 1687। क्या क्या दिया इसमें, 8686 8787। अब इसमें क्या फर्क है, interest liability 1687, he can pay the same from ITC? no, he cannot utilize the ITC, he needs to pay the interest in cash, क्योंकि ITC का जो यूज किया जाता है वो सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए, नॉट फॉर इंटरेस्ट। डिस्प्यूट बिटवीन फारसाइट एंड डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द ओपिनियंस, तो ये वाला एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। एफएस रिसीव लॉन्ग टर्म लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल के लिए मेरे पास एग्जेम्पशन होती है लॉन्ग टर्म लीज में 30 साल से ज्यादा, फ्रॉम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड इन ऑक्शन अगेंस्ट पेमेंट ऑफ अपफ्रंट प्रीमियम एज लीज प्रीमियम, upfront amount as lease premium amounting to 20 lakh for 50 years. okay, 50 years is okay, more than 30. कंपनी पेड PLC ऑफ 5 लाख। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी उसी के साथ क्लब हो जाते हैं, 25 लाख एग्जेम्प्ट होता है। क्या क्या स्टेटमेंट आ रहे देखो। फार साइड का स्टेटमेंट आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ऑल द वाउचर्स इज द डेट ऑफ रिडेम्पशन, गलत। ऑल नहीं, अनआइडेंटिफाइड का रिडेम्पशन तक है। अमाउंट रिसीव्ड एज लॉन्ग टर्म लीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट, एक सेकेंड ना, फ्रॉम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड अगेंस्ट दिस पेमेंट एंड PLC इज एग्जेम्प्ट, दिस इज ट्रू। जीएसटी कुछ अपने ओपिनियंस लेके आ रहा है कि जो 2 लाख रुपीस का वाउचर है उसका टाइम ऑफ सप्लाई दिसंबर है, वेयरएज 5 लाख वाले का डेट ऑफ रिडेम्पशन है, ये बिल्कुल ठीक है। एंड अमाउंट रिसीव्ड एज लॉन्ग टर्म लीज इन ऑक्शन अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ अपफ्रंट अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, बट अमाउंट ऑफ PLC इज टैक्सेबल। नहीं नहीं नहीं, PLC भी एग्जेम्प्ट होता है, उसी के साथ क्लब हो जाता है। रॉन्ग। पूछा क्या है, विच आर ट्रू, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, 2 इज ट्रू, 2 and 3, 2 and 3 सीम्स टू बी करेक्ट। ये बच्चे ने सही मार्क किया था, 2 and 3। केस सिनेरियो नंबर 2 देख लेते, आ जाओ। L&T को इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, मतलब इट वॉज ओके। LLD & Co, a partnership firm, is engaged in manufacturing of electric equipment in the Gujarat state. Firm became liable for registration on 14th April, applied on 16th May. 14th April के बाद 16 मई को किया, 30 डेज के बाद किया। Then the registration will be effective from the date of grant of registration. Grant हुआ 20th मई को, तो 20th मई से ही applicable रहेगा। Firm opted for composition levy under section number 10 at the time of registration. कौन है ये, मैन्युफैक्चरर है, तो 1%, 0.5 और 0.5 लगेगा ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट, नॉट एग्जेम्प्ट। ओके, मतलब नॉट टैक्सेबल।
ट्रेडर के लिए 0.5 प्लस 0.5 ऑफ टैक्सेबल रहता है, इनके लिए 1%, 0.5 प्लस 0.5 ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट रहेगा। जून मंथ के लिए 82 लाख का टर्नओवर था, आउट ऑफ विच टैक्सेबल इज 80, एग्जेम्प्ट इज 2। ये सब मुझे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर में फर्क पड़ता। टर्नओवर क्रॉस्ड 150 लाख, 150 लाख इज द लिमिट, क्योंकि ये मेरा कौन सा स्टेट है, गुजरात, गुजरात इज नॉट अ स्पेशल स्टेट, तो 75 नहीं 150 लाख लगेगा। एलएलडी ऑप्टेड फॉर विड्रॉल, ठीक है। द फर्म प्रोवाइडेड अ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट टू जीजीवाई अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी ऑन 20 जुलाई, 20 जुलाई मतलब 9 जुलाई के बाद। हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 21, होलसेल 22, एमआरपी 23, ट्रांजैक्शन एज 18। भाई अगर तुम मेरे से अनरिलेटेड हो तो सेक्शन नंबर 15 लगाओ, टू प्राइमरी कंडीशंस, नॉट बीइंग रिलेटेड एंड प्राइस बीइंग द सोल कंसिडरेशन, व्हाटएवर प्राइस बीइंग पेड और पेबल इज माय आंसर ऑफ वैल्यूएशन। तो 18 लाख का वैल्यूएशन बनेगा। अभी देखते क्या सवाल है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एलएलडी रिसीव्ड one taxable service covered under RCM from registered supplier Mr. Sachin Kumar in intra-state supply. LLD failed to issue any document with respect to this transaction। और ये कुछ डेट्स दे रखी है, इसको भी छोड़ते देखते हैं। LLP did not opt for QRMP, मंथली में रहेगा। All the amounts given are exclusive of taxes, all supplies are intra, price is the sole consideration। इसने मुझे क्लैरिफाई किया जो मैंने ऊपर अभी आपको बोला, वैल्यूएशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो क्लियर है यार, इसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। LLD and company needs to furnish statement containing the details of stock of inputs in semi finished finished goods on withdrawal of composition scheme। रेगुलर से कॉम्पोजिशन में आते हो, कॉम्पोजिशन से उल्टे में जाते हो, 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल। 30 डेज फ्रॉम व्हाट, जब से आपका लैप्स हुआ होगा। 9 जुलाई को लैप्स हो गया, आगे 30 डेज कैलकुलेट करो। 31 माइनस 9 जुलाई के रहेंगे आपके 22 और अगस्त का आपका बनेगा 8, तो 8 अगस्त आपका इसमें आंसर बनेगा। ठीक है, जुलाई में हुआ है ना भाई, जुलाई, एक सेकेंड ना, हाँ 9 जुलाई, तो अगस्त 8 बनेगा आपका। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 18 लाख, बिकॉज अनरिलेटेड है, यू विल अप्लाई बेसिक सेक्शन नंबर 15। टू कंडीशंस, अनरिलेटेड, प्राइस सोल कंसिडरेशन क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन। टैक्स पेबल फॉर क्वार्टर ऑफ जून, जिसमें मैं कॉम्पोजिशन में हूं क्योंकि जुलाई में मेरा पार हो गया है। टर्नओवर कितनी थी, 80 लैक्स, 80 लैक्स का 0.5 और 0.5, 80 लैक्स का 0.5 और 0.5, एक सेकेंड, 80 नहीं 82 था क्या, सॉरी 82, तो 82 का 0.5 और 0.5%, 41,000 और 41,000। कल को वो गलती करने के लिए आपको 1% डायरेक्टली भी दे सकते हैं आईजीएसटी के नाम पे, कभी मत करना। कॉम्पोजिशन वाला आदमी इंट्रास्टेट ही करता है, सो इट विल बी ऑलवेज बोथ सीजीएसटी एसजीएसटी। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स मिस्टर सचिन कुमार एज पर द जीएसटी लॉ। अब देखते हैं इसका टाइम ऑफ सप्लाई। देखो एलएलडी ये क्या है, पहले तो टैक्सेबल सर्विस है और ये अंडर आरसीएम है। तो आरसीएम के अंदर सर्विस के अंदर दो ही चीजें चेक करनी होती है, 61st डे और योर पेमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर। अब पेमेंट किसकी देखनी है, रेसिपिएंट की। आरसीएम में रेसिपिएंट की देखोगे ना, तो ये तो आपको रेलिवेंट ही नहीं था। इन दोनों में से अर्लियर कौन सी है, 7th of August। और 61st डे इनवॉइस रेज्ड बाय मिस्टर सचिन कुमार, 9 जुलाई से आगे आगे आप अगर 61 डेज जाओगे, 7, 8, 9 वो सितंबर की तरफ जाएगा, तो ये 7th August डेट बन जाएगी। आर यू गेटिंग इट? यस। रिसीट नहीं देखना होता है आपको, रिसीट वगैरह कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि गुड्स में यू हैव टू सी द थर्ड डेट। तो दिस विल बी 7th August, this will be 7th August। Which of the following document is mandatory to be issued by LLD in relation to the transaction with Mr. Sachin Kumar? देखो ये registered है, तो पेमेंट वाउचर आरसीएम में आपको इशू करना पड़ता है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट सप्लायर इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर ये अनरजिस्टर्ड होता तो मुझे सेल्फ इनवॉइसिंग का कंसेप्ट भी लग जाता 31(3)(f), बट वो यहाँ पे नहीं लगेगा, तो योर आंसर विल बी पेमेंट वाउचर। और ये चाहे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों केस में लगता है। ठीक है, तो ये आपका बी बन जाएगा। तो आई थिंक वो क्वेश्चन गलत होने की वजह से बच्चों ने स्ट्रगल किया, रीचेकिंग हुई, थोड़ा पैनिक हुआ। बाकी के आप केपेबल थे, अगर आपने बेसिक पढ़ाई करी होती तो इट वुड हैव बीन हैंडल्ड। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो वो हर एक एमसीक्यू में आता है, वो तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, बट दिस पार्ट आई थिंक इट वाज गुड, मुझे ये अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज थी, ये भी था। सो आई से कैन आस्क एनीथिंग।
आपको ये चीज ध्यान रखनी है आगे के अटेम्प्ट्स के लिए। सो विद दिस डिस्क्रिप्टिव का कैसे होता है, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली सजेस्टेड आंसर के साथ मैच कराता हूँ। दैट इज माई वे। मैं अभी भी दे सकता हूँ, क्लास में हम डिस्कस करने वाले में अभी जो ऑनगोइंग बैच है, तो वी कैन अपलोड अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द थिंग्स विल बी। लेकिन एक बार आईसीआई का आने के बाद कुछ गलतियां हैं क्या, आईसीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं, आईसीआई ने कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, वो चीजें रहती है आईसीआई के केस में। 5% हमेशा रहता है वो मार्जिन, ठीक है। तो देखते हैं, वो भी कर देंगे, आई विल ट्राई। एंड बस दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।